हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टन का सबसे फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो चलें नॉवल स्टार्ट करते हैं हम। प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल को लिखा है जेन ऑस्टन ने, जो कि एक 18वीं सदी की बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थी। जेन ऑस्टन 1775 में पैदा हुई और इनकी मौत 1817 में यानी 41 साल की एज में हुई। जेन ऑस्टन ने यह नावल 1813 में लिखा था। 1813 में यह नावल पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था। इस नावल का पहला नाम यानी फर्स्ट टाइटल दिया गया था फर्स्ट इम्प्रेशंस। ये फर्स्ट टाइटल था इस नावल का, जिसको बाद में चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रख दिया गया। प्राइड किसको कहते हैं? प्राइड कहते हैं गरूर को, और प्रेजुडिस किस चीज़ को कहते हैं? बदगुमानी को। यही है इस नावल का टाइटल। इस नावल को रेजेंसी नावल भी कहा जाता है। रेजेंसी किस चीज़ को कहते हैं? रेजेंसी का मतलब होता है सल्तनत का ओहदा संभालना। और जब ये नावल लिखा गया, इस इर्रा के अंदर क्या हुआ था कि किंग जॉर्ज द थर्ड बीमार पड़ गए थे और उनकी बीमारी के दरमियान उनके बेटे ने उनका ओहदा संभाल लिया था 1811 से 1820 तक। इसीलिए इसको रेजेंसी इर्रा कहा जाता है और ये नावल इसी दरमियान में लिखा गया। समझ आ रही है? इस इर्रा को इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का इर्रा भी कहा जाता है और इसी पीरियड के दौरान औरतों को वोट करने का हक भी मिला और उनके राइट्स पे बात होने लगी। इसलिए इस नावल के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। समझ आ रही है? ये रेजेंसी इर्रा का नावल है। उसके बाद इस नावल को सोशल सैटायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे सोसाइटी के डार्क एस्पेक्ट्स पे तंज किया गया है इस नावल के अंदर। किस तरह से हम स्टोरी में पढ़ेंगे। समझ आ रही है? उसके बाद इसमें जो नरेशन यूज़ हुई है वो है फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। क्या मतलब है इसका? फ्री इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं जब नरेटर यानी कि थर्ड पर्सन नरेटर के साथ फर्स्ट पर्सन यानी कि ऑथर खुद को भी इन्वॉल्व करता है, यानी कैरेक्टर की शक्ल में अपनी बात पहुंचा देता है, खुद भी ऑब्जर्व करता है कैरेक्टर को। समझ आ रही है? इसी को कहते हैं फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। इस नावल को एपिस्टोलरी नावल भी कहा जाता है। एपिस्टोलरी का मतलब है लेटर फॉर्म में लिखे जाना, और कहते हैं कि इस नावल की जो फर्स्ट कॉपी थी वो लेटर्स की फॉर्म में ही आई थी। समझ आ रही है? ये है इस नावल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। समझ आ गई आपको? नावल के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इस नावल के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर बेनेट, जो कि बेनेट सिस्टर्स के फादर हैं। समझ आ रही है? उसके बाद है मिसेस बेनेट, जो कि बेनेट सिस्टर्स की मदर हैं और बहुत ही नॉइजी और फुलिश विमेन कंसीडर की जाती हैं। पूरे नावल में हम इन्हें नॉइजी और फुलिश विमेन के तौर पर देखते हैं। समझ आ? अब मिस्टर और मिसेस बेनेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है बेनेट सिस्टर्स, जिसमें से सबसे फर्स्ट है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि बहुत ही जिंदा दिल लड़की है। उसके बाद है जेन बेनेट, जो कि बहुत ही सबसे खूबसूरत बहनों में सबसे खूबसूरत लड़की हैं। उसके बाद है मैरिड बेनेट, जो कि एक किताबी कीड़ा है। उसके बाद है कैथरीन यानी कि किटी बेनेट और लिडिया बेनेट, जो कि मर्दों के नशे में पागल, ये दोनों बहनें। तो ये 5 बेनेट सिस्टर्स हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर्स। अब बेनेट सिस्टर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर फिट्जविलियम डार्से, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी हैं और पिम्बरली एस्टेट के मालिक भी। समझ आ रही है? मिस्टर डार्से के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स बिंगले, जो कि मिस्टर डार्से की तरह ही एक अमीर आदमी भी हैं और मिस्टर डार्से के बेस्ट फ्रेंड भी। समझ आ रही है? और नीदरफील्ड पार्क के मालिक भी। समझ आ रही है? चार्ल्स बिंगले के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज विकम, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी है लेकिन बहुत ही लालची आदमी है। समझ आ गई आपको? हमारे पास लास्ट 2 कैरेक्टर्स हैं शार्लेट ल्यूकस, जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है, और मिस्टर विलियम कॉलिंस, जो कि मिस्टर बेनेट के कज़न है और उनकी जायदाद के वारिस भी। मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही इडियट पर्सन जाने जाते हैं पूरे नावल में, क्योंकि वो बहुत ही लंबी लंबी स्पीचेस करते हैं और बहुत ही बेवकूफ़ कंसीडर किए जाते हैं, जो कि शार्लेट ल्यूकस से शादी कर लेते हैं नावल के अंदर। समझ आ रही है? तो ये हैं हमारे प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम नावल की स्टोरी की तरफ चलते हैं।
ये कहानी है लंदन में रहने वाली एक फैमिली यानी कि बेनेट फैमिली की। इस फैमिली के 7 मेंबर्स हैं यानी कि मिस्टर और मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां यानी बेनेट सिस्टर्स। मिस्टर बेनेट का बेटा ना होने की वजह से उनकी जायदाद उनके कज़न के हिस्से में चली जाएगी और उनकी बेटियों को सिर्फ वही मिलेगा जो मिसेस बेनेट के हिस्से में है। मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों की शादी रिवाज के मुताबिक अमीर लड़कों के साथ करना चाहते हैं और वो हमेशा उनके लिए कोई हमसफ़र ढूंढने की तलाश में रहते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन से 50 मील की दूरी पर मौजूद लॉन्गबोर्न स्टेट से, जहां मिस्टर और मिसेस बेनेट अपने एक करीबी स्टेट यानी नीदरफील्ड पार्क में आए एक नए रहायशी यानी मिस्टर बिंगले के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक अमीर लड़का है और मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी 5 बेटियों में से किसी एक के साथ मिस्टर बिंगले की शादी हो। बेनेट फैमिली मिस्टर बिंगले से एक डांस फंक्शन के दरमियान मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर बिंगले का दोस्त यानी मिस्टर डार्सी भी मौजूद होते हैं। डांस फंक्शन के दौरान मिस्टर बिंगले और जेन, जो कि बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, वो एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाते हैं और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी, जो कि एक बहुत अमीर आदमी है, वो एलिजाबेथ को देखते हैं लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी का यह रवैया बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे एक मगरूर इंसान समझने लग जाती है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ की खूबसूरत आंखों से बहुत मुतासिर होते हैं और वो एलिजाबेथ को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन एलिजाबेथ अपने प्रेजुडिस यानी कि बदगुमानी की बेसिस पर मिस्टर डार्सी को इग्नोर करती है। मिस्टर बिंगले जेन को अपनी स्टेट यानी नीदरफील्ड पार्क में इनवाइट करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से जेन वहां पहुंचते ही बीमार हो जाती है और एलिजाबेथ अपनी बहन का हाल पूछने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन कीचड़ की वजह से एलिजाबेथ की हालत भी ख़राब हो जाती है। और एलिजाबेथ के बाद मिसेस बेनेट और उनकी बाकी 3 बेटियां भी वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन एलिजाबेथ मिसेस बेनेट के रवैये से बहुत शर्मिंदा होती है, क्योंकि मिसेस बेनेट और उनकी बाकी तीनों बेटियां बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। मिस्टर बिंगले जेन का बहुत ख्याल रखते हैं और जेन के तंदुरुस्त होने के बाद वो एलिजाबेथ के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर कॉलिंस, जो कि लॉन्गबोर्न स्टेट का वारिस है, वो मिस्टर बेनेट के घर पे पहुंचता है और उनसे कहता है कि वो बेनेट सिस्टर्स में से किसी एक के साथ उनकी शादी कर दें, लेकिन 5 बेनेट सिस्टर्स इनकार कर देती हैं और मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की दोस्त यानी शार्लेट ल्यूकस के साथ शादी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ एक पास के कस्बे यानी मैरिटन में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आकर ठहरते हैं, जिनके अंदर मिस्टर डार्सी के वालिद का मुंह बोला बेटा यानी मिस्टर विकम भी होता है। मिस्टर विकम एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी के बारे में बताता है कि मिस्टर डार्सी एक बहुत ही बुरा इंसान है। इस पर एलिजाबेथ की नफरत मिस्टर डार्सी के लिए और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एक डांस फंक्शन के दौरान मिसेस बेनेट मिस्टर बिंगले और जेन की शादी के बारे में बात कर रही होती है, जिसे मिस्टर डार्सी सुन लेते हैं। मिस्टर बिंगले 6 माह के लिए लंदन चले जाते हैं बिजनेस के लिए, जिस पर जेन बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि मिस्टर बिंगले अब कभी उससे शादी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी का एक कज़न एलिजाबेथ को बताता है कि किस तरह से मिस्टर डार्सी ने अपने एक दोस्त को गलत शादी करने से बचाया है, जिस पर एलिजाबेथ फ़ौरन समझ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के पास उसे प्रपोज करने के लिए जाते हैं तो एलिजाबेथ गुस्से में फ़ौरन से इनकार कर देती है और उनसे कहती है कि जेन और मिस्टर बिंगले के रिश्ता टूटने के पीछे मिस्टर डार्सी का हाथ है और मिस्टर विकम के बारे में भी बात करती है। यह सुनकर मिस्टर डार्सी वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ के लिए ख़त लिखते हैं, जिसमें वो उसे बताते हैं कि जेन और मिस्टर बिंगले का रिश्ता टूटने के पीछे जेन की लापरवाही है और मिस्टर विकम कितना एक जंगली इंसान है। एलिजाबेथ को ख़त पढ़ने के बाद एहसास होता है कि उसकी सोच मिस्टर डार्सी के बारे में कितनी गलत थी। अब वो अपनी सोच को बदल लेती है और मिस्टर डार्सी को पसंद करने लग जाती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को पता चलता है कि लिडिया विकम के साथ भाग गई है, जिस पर वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मिस्टर डार्सी से बात करती है। मिस्टर डार्सी लिडिया और विकम को ढूंढ लेते हैं। मिस्टर डार्सी विकम से कहते हैं कि वो लिडिया से शादी कर ले, जिसके बदले में वो उसे अच्छी खासी दौलत देंगे। और इस तरह से लिडिया और विकम आपस में शादी कर लेते हैं। जब एलिजाबेथ को इस बात का पता चलता है तो उसको मिस्टर डार्सी बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। इसी दौरान मिस्टर बिंगले भी लंदन से वापस लौट आते हैं और आते ही जेन को प्रपोज कर देते हैं, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिस्टर डार्सी भी एलिजाबेथ को दोबारा से प्रपोज कर लेते हैं और एलिजाबेथ उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ और जेन से शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।
और यहाँ ख़त्म होती है हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी। स्टोरी पढ़ने के बाद अब हम नॉवल के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। अब हम इस नॉवल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ आ रही है? उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि टाइटल है इस नॉवल का। इस नॉवल को ये टाइटल क्यों दिया गया? इस प्राइड का मतलब है गरूर, शुरू में भी मैंने आपको बताया, और प्रेजुडिस का मतलब है बदगुमानी। तो इस नॉवल को ये टाइटल क्यों दिया गया? हम पूरे नॉवल के अंदर देखते हैं कि मिस्टर डार्सी बहुत ही गरूर में रहते हैं। समझ आ रही है? शुरू में वो एलिज़ाबेथ को नज़रअंदाज करते हैं और एलिज़ाबेथ उनको बहुत ही मगरूर इंसान समझती है। और प्रेजुडिस कहाँ है नॉवल के अंदर? हम पूरे नॉवल में देखते हैं कि एलिज़ाबेथ अपनी बदगुमानी यानी प्रेजुडिस के साथ ज़िंदा रहती है। मिस्टर डार्सी के बारे में वो जो भी कुछ सोचती है वो उसके अपने ख्यालात हैं, सच नहीं होता, जो कि लास्ट में वो मानती भी है और उसको चेंज भी कर लेती है। समझ आ रही है? पूरे नॉवल के अंदर हम प्राइड और प्रेजुडिस को साइड बाय साइड देखते हैं। समझ आ गई आपको? उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मनी, यानी कि पैसा। और नॉवल इसी पे तो बेसिस, इस नॉवल की बेसिस ही मनी है। किस तरह से? हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस बेनेट चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से हो। समझ आई है? कि वो पैसा देखकर शादी करते हैं। समझ आ गई? मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, कि पैसे के बगैर शादी करना पॉसिबल नहीं। समझ आ गई है? उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैरिज, यानी कि शादी, कि औरत को शादी करना ज़रूरी है। मिस्टर और मिसेस बेनेट चाहते हैं कि उनकी पांचों बेटियों शादी कर लें और वो उनको शादीशुदा देखना चाहते हैं। समझ आ रही है? पूरा नॉवल ही मैरिज यानी शादी पे बेस्ड है, कि शादी, पांचों लड़कियां अपने लिए लड़के ढूंढ रही हैं शादी करने के लिए, मैच ढूंढ रही हैं। उसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी चाहती है, मुआशरा चाहता है कि वो शादी करे, अमीर आदमी से शादी करे, उसकी अपनी फीलिंग्स कुछ मैटर नहीं करती हैं। और यही हम पूरे नॉवल में देख रहे हैं। एलिज़ाबेथ की फ्रेंड शार्लेट ल्यूकस क्यों शादी करती है मिस्टर कॉलिंस, जो कि एक बेवकूफ़ आदमी है? वो इसलिए शादी करती है क्योंकि उसके पास पैसा है, और यही तो सोसाइटी चाहती है कि किसी अमीर आदमी से शादी कर लें। समझ आ गई? और हमारा लास्ट पॉइंट है विमेन, यानी कि औरतें। हम पूरे नॉवल में देखते हैं कि औरत जो है वो मर्द के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी आदमी के पास पैसा है तो औरत होना भी ज़रूरी है। समझ आ रही है? और ये हम पूरे नॉवल में देखते हैं कि औरतों का अपना कोई उनके हकूक़ के बारे में हम पूरे नॉवल में बात होते देख रहे हैं। एलिज़ाबेथ हम नॉवल में देखते हैं कि अपने लिए बोलती है, उसके लिए पैसे से ज़्यादा अपने राइट्स इम्पोर्टेंट हैं, अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट है। वो चाहती है कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसे वो समझ सके। समझ आ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपना आप। समझ आ गई है? तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम पूरे नॉवल के अंदर देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, समझ आ रही है? मनी यानी कि पैसा, जो हर कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैरिज एंड इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी और विमेन, ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस नॉवल के अंदर पढ़ते हैं। समझ आ गई आपको? तो उम्मीद है आपको इस नॉवल की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।